Hello friends, I am your bio mentor Dr. Tushar Garge, coming up with the latest test discussion that you have just undergone. I will be discussing your zoology part of the question paper, so your question number starts from 151. So let's go in the discussion of every question and its analytical process. The question number 151 states, internal fertilization is not seen in. I think you are well aware of the option, so I will not be wasting my time in giving you the details of the option. Just try to understand how three options are eliminated and one option is being selected. So, for this, you may know that the animal kingdom, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन रिप्रोडक्शन और एनिमल किंगडम के कोइंसाइड होने से बना हुआ है. So what you need to think here is that which group of animals are anemniotes and which group of animals are amniotes. Now vertebrates को हमने दो भागों में बांटा. You know there are 5 groups in vertebrata: fish, amphibia, reptilia, birds and mammals. Out of these 5 groups, 2, fish and amphibia, they are majorly the organism which require water to exist. And to exist in water, they supposed to be aquatic. If they are aquatic, they will never use internal fertilization or internal development types of methods. So, frog is an amphibian in this list and it will not use any kind of internal process related to reproduction, where it is internal fertilization or internal development. So, birds, reptiles and mammals, they are 3 terrestrial group of animals. उनमें मैक्सिमम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेरेस्ट्रियल लेवल पर होता है और टेरेस्ट्रियल लेवल पर एक्वेटिक मीडियम कौन देता है? एमनियन, amniotic fluid. That amniotic fluid is enclosed by a membrane called amnion, and the organisms which have amnion in their around their embryos, they are called as amniotes. So birds, reptiles and mammals are amniota in this option channel, and frog is the only group of an amniota. So internal fertilization is not seen in frog. Internal fertilization is not seen in frog. So your option C is the right answer to this question. Hope कॉन्सेप्ट समझ में आया. बेटा याद रखें, निट में कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, केवल क्वेश्चंस बदलते हैं. सो यू हैव टू गेट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑन विच द क्वेश्चन इज बेस्ड, एंड देन आफ्टर यू कैन नो कि भाई सारी चीज़ें हमारी ग्रिप में आ गई हैं. और हमेशा निट में बायोलॉजी के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन ऑफ 3 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिससे आप बेटर स्कोर करने की तरफ जा सकते हो. तो 151 क्वेश्चन, option C is the right answer, that is frog. Come to the next question. The second estrogen surge in a menstrual cycle is seen in. अब एनसीईआरटी में एलएच सर्च तो दिया हुआ है, लेकिन एस्ट्रोजन सर्च के बारे में ज़्यादा ना तो कोई बात लिखी है ना कोई चीज़ है. लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है वो बता रहा है ईस्ट्रोजन सर्च की प्रोसेस को. यहां मैं आपको बहुत ब्रीफ में इसको समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा. सर्ज क्या होता है? सर्ज वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई एक हार्मोन अपना लेवल अचानक से बढ़ाता हुआ अचानक से कम कर देता है, या साइमल्टेनियसली बढ़ाता हुआ साइमल्टेनियसली कम कर देता है. एलएच के केस में ये बहुत क्विक होता है, और इसलिए
LH की सर्ज हमको दिखाई देती है बहुत शार्पली ऊपर जाते हुए और नीचे आती हुई। लेकिन क्या ऐसा एस्ट्रोजन करता है? यदि आप मेंस्ट्रुअल फ्लो के डायग्राम में ईस्ट्रोजन की लाइन देखें तो डे 0 से डे 5 तक ये लाइन उतनी अच्छी नहीं बनी है। डे 5 से इसने डे 9-10 तक पहला लेवल अप किया है। तो दिस इज द फर्स्ट एस्ट्रोजन सर्ज। तो फर्स्ट एस्ट्रोजन सर्ज कब आई? इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इन द मिडिल ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज ये कौन सा फेज आया है? ये कौन सा सर्ज आया एस्ट्रोजन का? फर्स्ट। अब फर्स्ट सर्ज क्यों आया है ये भी समझें। फर्स्ट सर्ज इसलिए आया है क्योंकि फर्स्ट सर्ज के समय या उससे पहले यहां पर FSH का डोमिनेंस था। FSH ने क्या किया? FSH ने पिट्यूटरी से ओवरी में जाकर एक नए फॉलिकल के फॉर्मेशन को इनिशिएट किया। ये नया फॉलिकल जब बन के सेटल होने लगा तब फिर उसकी थीका इंटरना नाम की लेयर डेवलप हुई और ये थीका इंटरना ही सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन होगा। जब थीका इंटरना डेवलप हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे ये ईस्ट्रोजन डेवलप होगा। और ईस्ट्रोजन क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन को रेगुलेट करने वाला हार्मोन। ईस्ट्रोजन ओवरी के कामों में उतना इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर और फंक्शन को, यूटेरस के स्ट्रक्चर और फंक्शन को, इन सब को रेगुलेट करने का काम ईस्ट्रोजन का है। तो जब ओवरी में फॉलिकल डेवलप हो रहा है उस समय दूसरे ऑर्गन्स को भी तो तैयार करना पड़ेगा ना, और ये कौन करेगा? ये करेगा ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग द फर्स्ट सर्ज। तो फर्स्ट सर्ज तो इन द मिडिल ऑफ प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज कंप्लीट हो गई, फिर इसका लेवल डाउन हुआ है और डाउन होकर के जब प्रोजेस्टेरॉन 14th डे के अहेड बनने लगेगा तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ईस्ट्रोजन को भी डेवलप होना पड़ेगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ द हार्मोन, ये प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई भी हार्मोन किसी एक फेज में प्रोमिनेंस इनरोल हो सकता है, लेकिन दूसरे के साथ देना भी उसका उतना ही जरूरी काम है। तो जब दो हार्मोन साथ में अपना काम करते हैं तो ऐसे एक्शन को हम सिनर्जिस्टिक अप्रोच कहते हैं। तो ये सिनर्जिस्टिक इंटीग्रेशन है जो प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर बढ़ने के साथ साथ ईस्ट्रोजन को भी बढ़ा रहा है। तो ल्यूटियल फेज में मिडिल तक आते आते ईस्ट्रोजन अपने सेकंड पीक पर आ जाएगा। ये वाला जो सर्ज है ये सेकंड ईस्ट्रोजन सर्ज कहलाएगा और इसीलिए सेकंड ईस्ट्रोजन सर्ज बनेगा इन द ल्यूटियल फेज, इन द ल्यूटियल फेज। सो यू हैव टू गो विथ ऑप्शन ए इन दिस क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार इस रास्ते परेशान करेंगे। तो 152 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 153। ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बाय द एंड ऑफ विच वीक मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चलना है। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन में ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, पहले 3 महीने मतलब 12th वीक। तो इसका आंसर होगा डी, 12th वीक। एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग उस लाइन पर जाइए जहां एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की समरी दी हुई है और वहां पर आपको ये लाइन टू लाइन आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Select the mismatch with respect to normal menstrual cycle of 28 days. अब मिसमैच ढूंढना है। ये हमेशा याद रखें कि जब नीट का क्वेश्चन आता है तो अपना पेन आपके पेपर पर इसको जरूर अंडरलाइन करें कि इनकरेक्ट पूछा है, मैच पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है कि मिसमैच पूछा है, क्योंकि ये आपके ब्रेन में एसोसिएशन के रास्ते तय कर लेगा। फॉलिकुलर फेज 4 दिन से 13 दिन तक, 5 दिन से 13 दिन तक, और फॉलिकुलर फेज का ही दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज। तो यदि फॉलिकुलर फेज 5 दिन से 13 दिन तक हुई है तो प्रोलिफरेटिव 15 से 25 तक तो हो ही नहीं सकती। यही मिल गया आपको जवाब, लेकिन हमको 3 एलिमिनेट करना है। ओव्यूलेटरी फेज 14 डे, बिल्कुल सही। मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, तो 14th डे ओव्यूलेशन, बिल्कुल सही। मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 4 डे, बिल्कुल सही। तो मिसमैच कौन सा हुआ? प्रोलिफरेटिव फेज 15 to 25 डेज। ये आपको चुनना पड़ेगा ऑप्शन बी, और इसके लिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के उस चार्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, जो भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझने की कोशिश की। So try to be honest with the study of that chart. Next question. अब ये तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन है जो डायग्राम से भी पूछा जा सकता था और फ्लो चार्ट में भी पूछा जा सकता था। अब इसके लिए पूरी लिंक बनाओ अपने दिमाग में, कंप्लीट लिंक। टेस्टिस में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है। मैमेलिया में उस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल में रखे हुए हैं। यहां से ये स्पर्म जब बाहर निकलते हैं तो उसको सबसे पहले कैच करती है एक डक, जिसका नाम, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से शुरू हो गया काम, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो सभी में पहले नंबर पर है। अब इसके आगे वो कहाँ जाएगी? तो इसके आगे उसका रास्ता बनता है अगली डक्ट की तरफ, जिसका नाम है रेटे टेस्टिस, जिसका नाम है रेटे टेस्टिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आगे रेटे टेस्टिस 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में नहीं है। यहां आपके सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपका आंसर या तो ए में है या बी में है। इसके आगे उसे जाना है वासा एफ्रेंशिया के पास, वासा एफ्रेंशिया के पास। यहाँ वास डिफरेंस है, बी एलिमिनेट हो गया, आपको पता चल गया ये आंसर है, लेकिन एक बार कंफर्म करें उसको। वासा एफ्रेंशिया से मैमल्स में कहाँ जाएंगे स्पर्म? इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस में कहाँ जाएंगे? वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस से फाइनली एम्पुला में जमा होके इजेकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा के रास्ते पेनिस की टॉप से, बॉडी से बाहर इजेकुलेट हो जाएंगे। सो आपका यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहां पर आपका राइट ऑप्शन होगा ए। 3 को एलिमिनेट करके आपने 4 के बारे में जाना है। अगले क्वेश्चन में चलें। Question number 156 states amniocentesis cannot be used to test for the presence of। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एमनियोसेंटेसिस दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में, और ह्यूमन हेल्थ के चैप्टर में जहां पर ये दिया हुआ है वहां पर ये लिखा हुआ है कि एमनियोसेंटेसिस कैनॉट बी यूज फॉर क्लेफ्ट पैलेट बट इट कैन बी यूज फॉर डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया डायग्नोसिस। तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, इसलिए नो नीड ऑफ फर्दर एक्सप्लेनेशन। क्लेफ्ट पैलेट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 156 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 157,
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हार्मोनल ओरल पिल्स। हार्मोनल ओरल पिल्स क्या होते हैं? ऐसे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो हार्मोन के कॉम्बिनेशंस होते हैं और जिनका रोल अलग अलग तरह का है, अभी आगे उसकी बात करेंगे। तो इन चारों में से कौन सा हार्मोनल ओरल पिल के लिए सही नहीं है? इनकरेक्ट। तो पहला वाला देखें, इनहिबिट मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल सही। चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस इंपेयरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकस, बिल्कुल सही। अल्टरेशन ऑफ यूटेराइन मायोमेट्रियम, यहां गड़बड़ हो गई दोस्तों। अल्टरेशन इन यूटेराइन मायोमेट्रियम टू मेक इट अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यहां जिसके दिमाग में ये आया कि इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होता है, मायोमेट्रियम में नहीं, वो इस शब्द को पढ़ने के साथ ही राइट आंसर तक पहुंच गया है। और इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये भी सही है। तो इन तीनों में से एक ही ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट जा रहा है, वो है अल्टरेशन ऑफ यूटेराइन मायोमेट्रियम टू मेक इट अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, क्योंकि मायोमेट्रियम इज नॉट अ लाइनिंग ऑफ uterus, is not the lining of implantation of uterus, it is the muscular layer of uterus। तो इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 158, सहेली इज अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स एंड वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की जानकारी होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि भारत सरकार ने पॉपुलेशन इंक्रीमेंट को रोकने के लिए 1950 के फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही काम करना शुरू कर दिया था। और उस समय छोटा परिवार सुखी परिवार जैसा कोई नारा दिया गया था, जिसमें छोटे परिवार की सुविधाओं के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता था, जागरूक किया जाता था। लेकिन उस समय की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उस समय जितने भी कंट्रासेप्टिव्स अवेलेबल थे, दे वर ऑल इंपोर्टेड इन कैटेगरीज, वो दूसरे देशों से आते थे और दूसरे देशों से आने के कारण वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते थे, इसलिए सामान्य भारतीय जनता उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। तो इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। उसी तारतम्य में CDRI लखनऊ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ओरल पिल का कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट पैदा न करे जो एक्सेसिव हार्मोन के यूज से पैदा होते हैं। तो उस समय CDRI के साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसे नॉन स्टेरॉइड नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव ड्रग को खोज निकाला जिसका नाम है सेंट्रोक्रोमन। और उस सेंट्रोक्रोमन से जो कंट्रासेप्टिव पिल बनाई गई है उसका नाम है सहेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और ये एक ऐसा कंट्रासेप्टिव है जो नॉन स्टेरॉइडल, नॉन हार्मोनल और नॉन हार्मोन इंपेयरिंग, किसी भी हार्मोन की नेचुरल फंक्शनिंग में ये ड्रग हिंडर नहीं करता, इंटरफियर नहीं करता, और इसलिए ये बहुत सेफ कंट्रासेप्टिव्स की जोन में है जिसकी मांग दुनिया भर में बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, CDRI लखनऊ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू बैरियर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। ऑड वन के नीचे अंडरलाइन हो जाना चाहिए। इनमें से आपको वो चुनना है जो उसके सामान्य कैटेगरी के ऑप्शन से अलग है। कौन अलग है? सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्ट्स, ये तीनों बैरियर मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन है और इन तीनों की खासियत
कि ये सर्विक्स के ऊपर का एरिया कवर करते हैं, जिसको महिला को कॉइटस से पहले अपने सर्विक्स के ऊपर लगाना होता है, और ये सीमेन को वेजाइना में रिसीव तो करते हैं, इजैकुलेट तो होने देते हैं, लेकिन स्पर्म को सर्वाइकल कैनाल में जाने से रोक देते हैं। इसलिए ये बैरियर्स हैं, इसलिए रुकावट है। तो इन तीनों को तो हम बैरियर मेथड से अलग नहीं कर सकते, लेकिन स्पर्मिसिडल क्रीम ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें स्पर्म को किल करने की पोटेंशियल है, और इसीलिए ये बैरियर कंट्रासेप्टिव नहीं है। तो हमको यहां जाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर ए के साथ। 159 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज मेडिकल ट्रांस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द ईयर, एनसीईआरटी की लाइन है 1971। एनसीईआरटी की लाइन है 1971, सो इसका सही आंसर होगा 1971। अगले क्वेश्चन में चले, चूज द इनकरेक्ट मैच। अब भाई लोगों फिर देख लो, जिसको फुल फॉर्म याद है वो आंसर तक तुरंत पहुंचेगा, नहीं याद है तो फिर गड़बड़ झाला तो तय है। ICSI अपने मन में जल्दी से उसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। IVF एंड ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड के नाम से भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। और आखिरी है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फंडस। बस यहां रुक गई गाड़ी दोस्त। इंट्रा फंडस, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा फंडस? फंडस किसका रीजन होता है? यूटेरस का। तो जाइगोट को फंडस में रख के कोई मतलब नहीं है। जिफ्ट का फुल फॉर्म राइट वाला है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो हुआ नहीं गलत, तो इनकरेक्ट मैच है जिफ्ट, बाकी तीनों सही फुल फॉर्म्स हैं, तो यू विल गो विथ ऑप्शन डी इन दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, embryo with up to 8 blastomere is transferred into. अब again you need an illustrative explanation to answer. जाइगोट बना है कहां पर? तो एम्पुला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में, और फिर उसका पूरा क्लीवेज और मोरुला, ये पूरी स्टेजेस फेलोपियन ट्यूब में कैरी आउट होनी है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ये नहीं हो पा रहा है या ये नहीं हो पा रहा है या दोनों नहीं हो पा रहे हैं। तो इस समय आपको किसी एक डोनर से एम्ब्रियो यानी ओवम बाहर निकालना पड़ेगा, या जो ओरिजिनल फीमेल्स हैं जिनका कंसेप्शन किया जाना है उनसे आपको ये ओवम रेस्क्यू करना पड़ेंगे, और आर्टिफिशियल डोनर से या उसके हस्बैंड से स्पर्म से उसको इन विट्रो फर्टिलाइज करना पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का मैंने अभी अल्टरनेट बताया लास्ट क्वेश्चन में आपको, IVF एंड ET। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना है बाहर। इन विट्रो, विट्रो मतलब ग्लास, कांच, कांच के एपरेटस पे लेबोरेटरी में ये आपको यहां पर फर्टिलाइजेशन करना है। तो फर्टिलाइजेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस, फर्टिलाइजेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस। तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ये क्लीवेज में चला जाएगा, फिर मोरुला बन जाएगा। क्लीवेज में पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज, ऐसी आती जाएगी। तो हमको यहां सिर्फ 2 स्टेजेस से मतलब है, 8 सेल और मोर देन 8 सेल।
8 cells and more than 8 cells. यदि हमें जाइगोट को 8 ब्लास्टोमियर्स के स्तर तक, 8 ब्लास्टोमियर्स के लेवल तक यदि हमें इसको इम्प्लांट करना है तो फिर हम इसे फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, क्योंकि आधा डेवलपमेंट अभी बाकी है, आधा डेवलपमेंट अभी बाकी है। ठीक है, आधा डेवलपमेंट अभी बाकी है। ठीक है, मुझे लगा मैं सीक्वेंस थोड़ा सा मिस कर गया हूं। लेकिन यदि यहां पर पहुंच गए तो फिर ये टाइम बीत चुका, दिस टाइम इज पास्ड, देन यू विल नॉट पुट इट बैक इनटू फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन के नजदीक है। इम्प्लांटेशन कहाँ होना, यूटेरस में, तो यहां फिर उसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इस तकनीक से गुजरना होगा और इस समय उसका ट्रांसफर किया जाएगा यूटेरस में। तो 8 ब्लास्टोमियर तक फैलोपियन ट्यूब में और 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर के बाद यूटेरस में। इस तरीके से ये इम्प्लांटेशन का काम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में चलता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू विल गो विद द ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब। You will go with the option B, fallopian tube. Question number next 163. Condoms are not पर विशेष ध्यान। Easy to use, yes they are easy to use. Barrier method of contraception, yes they are. Reusable, no they are not. And available for females, yes. जैसे मेल कॉन्डोम्स आते हैं वैसे ही फीमेल कॉन्डोम्स भी बाजार में अवेलेबल हैं फेमिडॉम के नाम से। तो फेमिडॉम्स आर अवेलेबल फॉर फीमेल्स एंड एनी ऑफ देम, आइदर कॉन्डोम और फेमिडॉम, दे आर नॉट रीयूजेबल। सो कॉन्डोम्स आर नॉट रीयूजेबल, सो गो विद द ऑप्शन सी, reusable, right? So 163 question, option C. Come to the next question, 164. Probable reason of population explosion is rapid decline in all the following except. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का तेजी से घटना इनमें से किसके साथ होगा और किसके साथ नहीं होगा, सोचते चलो। डी से शुरू करते हैं। डेथ रेट कम हो गई तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो यहां फैक्टर आ रहा है कम होना, डिक्लाइन। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यदि नए पैदा हुए बच्चे पैदा होने के बाद मरना कम कर दें तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो यहां भी क्या, कम होना। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यदि माताएं प्रसव के बाद, मदर्स आफ्टर बर्थ इन पोस्टपार्टम स्टेज, यदि मरना कम कर देती हैं तो भी पॉपुलेशन रेट बढ़ेगी। तो ये तीनों रेट कम होने से बढ़ाने वाली हैं। वही पूछ रहा है वो, प्रोबेबल रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज रैपिड डिक्लाइन इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इन तीनों में घटने से बढ़ेगी। यहां जितने नए बच्चे पैदा होंगे, जितना रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बच्चे का नंबर होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उतना फास्ट होगा। तो इसके बढ़ने से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, जल्दी होगा। तो हमने ये देखा कि 3 फैक्टर कम हो रहे हैं तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन ये एकलौता ऐसा फैक्टर है जिसमें रिप्रोडक्टिव एज यदि बढ़ेंगे पीपल के नंबर तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ जाएगा। तो डिक्लाइन 3, इंक्लाइन 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165. Combination of which of the following state of hormones can be used by female as implant under the skin for birth control? तो जहां जहां भी हार्मोनल लेवल का कंट्रासेप्शन है, चाहे वो ओरल पिल है चाहे वो इम्प्लांट है, वो हमेशा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगा। उसमें मेन इंग्रेडिएंट
हमेशा प्रोजेस्टेरॉन होगा और सेकेंड इंग्रेडिएंट हमेशा एस्ट्रोजन होगा, इसलिए यू विल हैव टू गो विथ ऑप्शन डी इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 166, सेमाइनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। अब यहां आपको थोड़ा सा मैं लिंक बनाने की कोशिश फिर से करूंगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। इसी को आपने काउपर ग्लैंड के नाम से पढ़ा है। तो जब भी कभी सेक्सुअल एक्ट के न्यूरल साइंस मेल ऑर्गन्स में पहुंचते हैं, उस समय सबसे पहले इरेक्शन ऑफ पेनिस के साथ ही इन 3 ग्लैंड से साइमल्टेनियस सिक्रीशंस निकलना भी शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले काउपर्स ग्लैंड अपना सिक्रीशन डालेगी, वो पूरे ट्रैक को एल्कलाइन मीडियम में रिस्टोर करेगा, क्योंकि यूरिन की वजह से एसिडिक हुआ है ट्रैक, उसमें स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड सबसे पहले अपना एल्कलाइन फ्लूइड डाल करके इस ट्रैक को एल्कलाइन बना देगी। फिर उसके बाद प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसाइकल अपने सिक्रीशंस ड्रेन करेंगे। इन तीनों सिक्रीशंस का यूरेथ्रा में ड्रेन होना, इसको कहते हैं एमिशन, EMISSION। और एक बार ये एमिशन फ्लूइड बन गया, फिर उसके बाद एम्पुला से जो स्पर्म हैं जिनकी अभी मोटिलिटी नहीं है उनको इसमें डाला जाएगा। तो जैसे ही एमिशन में स्पर्म्स आते हैं, ये सीमेन बनता है और फिर ये इजेकुलेट होने की तरफ जाता है। तो कौन कौन कर रहा है भाई एमिशन में कंट्रीब्यूट? सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यूरेथ्रा का क्या कंट्रीब्यूशन है? इट इज जस्ट अ ट्रैक फॉर द सीमेन टू मूव ऑन। इट इज जस्ट अ ट्रैक फॉर द सीमेन टू मूव ऑन। सो फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन इज फाउंड बाय 1, 2 and 4, not 3। तो बस ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और 1, 2 and 4 वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया राइट आंसर। तो इस तरीके से 166 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस mentioned below, identify the one which does not specially affect the sex organ। मतलब ऐसी डिजीज इन चारों में से कौन सी है जिसका अफेक्ट सेक्स ऑर्गन्स पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के सेक्स ऑर्गन्स पर नहीं पड़ता। तो लेट अस कंसीडर ऑप्शन 1 by 1। सिफिलिस, सिफिलिस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ही पहला अटैक आता है और पहली बार जो रैश आता है सिफिलिस का वो गोनैड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पे आता है, तो सिफिलिस कट गया। गोनोरिया, इसमें तो पूरे ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है, गोनैड से लेके तो यूरेथ्रा तक, तो ये भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन है, तो ये भी गया। जेनाइटल वार्ड भी वायरल कॉज्ड इन्फेक्शन है, ये भी गोनैडियल रीजन में ही होता है या गोनैड्स के सिस्टम पर ही होता है, वो भी गया। अब बचा कौन? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम से लेना देना है उसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। और इस दौरान क्या होता है? एड्स इज द कंडीशन कॉज्ड बाय सीवियर डिक्लाइन इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट गोनैड की सेल नहीं है, गोनैड के किसी ऑर्गन में वो जाके काम भले कर ले पर वहां उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एंड हेंस दिस डिजीज विल नॉट अफेक्ट gonad or reproductive organs, otherwise all 3 diseases will affect reproductive organs. So AIDS is the disease in which the sex organs will not be affected. So you will have to go with question answer option number B, AIDS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब एक डायग्राम है, ध्यान से देखो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है
और कहीं तो भी काट के उसको धागे से बंधा हुआ दिखाया दिया है, तो आपको मालूम है स्टरलाइजेशन मेथड इन फीमेल्स क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब को काटना, फेलोपियन ट्यूब का ट्यूब, और टोमी का मतलब होता है काटना। मेडिकल साइंस में हर टर्म अपना मीनिंग खुद बताता है, सिर्फ समझने वाला चाहिए। तो ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध देना। क्यों? क्योंकि इससे फीमेल स्टरलिटी प्रोड्यूस होगी। तो क्या होगा? ट्यूबेक्टोमी एंड फेलोपियन ट्यूब। तो यू विल हैव टू गो विथ ऑप्शन बी, दैट इज ट्यूबेक्टोमी एंड फेलोपियन ट्यूब। 168 हो गया क्वेश्चन नंबर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझो। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और इन ऑप्शंस में से जो इनको भर सकते हैं, अप्रोप्रिएट हैं, उनसे इनको भरना है। तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी बार बार पढ़ी है, मैं जब ये लाइंस पढ़ूंगा तो हो सकता है उन्हें याद आ जाए कि इसका राइट आंसर उन्होंने पढ़ रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन डैश ए, ये ए वाले ऑप्शन में से चुनना है। with some strict conditions to avoid its misuse. Such restrictions are all the major more important to check indiscriminate and illegal dash B, इसमें से चुनना है feticide which are reported to be high in India। तो कॉमन सेंस की बात है, मेल feticide कभी भी नहीं एग्जिस्ट किया है दुनिया में, मतलब मेल बच्चों को मारने का कोई सिस्टम दुनिया में नहीं है अभी तक। फीमेल feticide ही सबसे ज्यादा है। तो इधर फीमेल वाला आएगा बी, ये तय हो गया। तो मेल वाले दोनों गायब हो गए। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एलिमिनेट। अब इन दोनों में से एक को चुनना है। 1951 में एमटीपी नहीं बना था, एमटीपी को लीगलाइज किया 1971 में। एमटीपी लीगलाइज हुआ है 1971 में। सो यू विल हैव टू गो विथ 1971 फीमेल, that is option C, that is option C। क्लियर हुआ ये जवाब? अब आगे चलें। Which of the following route of sperm is correct? अब इसका ऑलरेडी अपन एनालिसिस कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सेम ट्रैक पे रिपीट है क्वेश्चन। तो रेटेड एस्टिस यहां से शुरू हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आगे रेटेड एस्टिस थी, फिर वहां से आगे वासा एफ्रेंशिया थी। तो रेटेड एस्टिस, वास डिफरेंस, ये तीनों कैंसल। यहां पर आपका आंसर आ गया, लेकिन आगे चेक करना जरूरी है। रेटेड एस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी। सो यू विल हैव टू गो विथ ऑप्शन डी इन दिस क्वेश्चन। कम टू 171। अब एक ऑर्गन के बारे में बताया जा रहा है और आपको बताना है कि ऑर्गन कौन सा है। 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और गलत शब्दों पे ध्यान अपना कंसंट्रेट कर लीजिए। जहां गलत शब्द मिल गया आपको आंसर मिल जाएगा। इट इज अ थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। तो जनरली फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, इन तीनों की मसल स्मूथ मसल्स हैं। इट इज हाईली ग्लैंडुलर लेयर। वेजाइना में खुद की कोई ग्लैंड नहीं होती, वेजाइना कट हो गया। सर्विक्स में खुद की ग्लैंड होती है तो सर्विक्स हो सकता है। यूटेरस में खुद की ग्लैंड्स होती हैं तो वो हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब में हो सकती है तो वो हो सकता है। इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। फेलोपियन ट्यूब और सर्विक्स दोनों कट गए क्योंकि यूटेराइन मसल्स ही पार्चुरेशन में रोल प्ले करती है, डिलीवरी ऑफ बेबी में रोल प्ले करती है। तो ये यूटेरस की बात हो रही है, यहां तय हो गया। और प्रोजेस्टेरॉन कॉज हाइपरट्रॉफी इन मायोमेट्रियम। देखो मैंने कहा था रॉन्ग शब्द पे पूरा ध्यान फोकस करो। प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज हाइपरट्रॉफी ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम हमने किसको कहा भाई? द मस्कुलर लेयर ऑफ यूटेरस। मस्कुलर लेयर पर प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं होता, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की हाइपरट्रॉफी करता है वो। गलत हो गया ये, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग।
विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मायोमेट्रियम पूछा जा रहा है, एंडोमेट्रियम नहीं पूछा जा रहा है। मायोमेट्रियम क्या करेगा? तो मायोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर नहीं है, तो बी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया ए और सी। प्रोजेस्टेरॉन का मायोमेट्रियम पे कोई रोल नहीं है, तो ये तो पहले गलत डिक्लेयर कर चुके थे। तो क्या हो गया आंसर? आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और सी करेक्ट है, बी और डी इनकरेक्ट है। तो जब तक सारे ऑप्शंस के बारे में अपन बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस अपने दिमाग में लेके नहीं चलेंगे, तब तक निट नहीं हो सकती है। निट का ट्रिक है। सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड व्हाइल यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। 172 में आइए। द फिगर बिलो शोज 4 स्टेजेस A, B, C, D of human development. Select the options giving correct identification together with site of occurrence. कहाँ होता है? उस जगह से इसको मिलाना है। तो A है फर्टिलाइज्ड एग, A है फर्टिलाइज्ड एग। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अब भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, एम्पुला रीजन में। ये क्या लिख रहा है? इस्थमस रीजन में। तो कट गया, ये गलत है। ऑप्शन बी, ये कौन है? क्लीवेज में गया हुआ जाइगोट। क्लीवेज में गया हुआ जाइगोट। क्लीवेज में जाइगोट जो जाएगा वो फेलोपियन ट्यूब की शुरुआत में जाएगा, एंड में नहीं जाएगा। तो ये भी कट गया। फिर है मोरुला। मोरुला बनता है फेलोपियन ट्यूब के डिस्टल एंड पर, यूटेरस की तरफ। तो यहां आना चाहिए था एंड पॉइंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्या दिया? स्टार्टिंग। ये भी कट गया। 3 नहीं है मतलब चौथा है, ऐसा मान के मत चलना, कंफर्म करो उसको। डी क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। डी क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। ये वो स्टेज है जो यूटेरस में जाकर के इम्प्लांट करेगी। कहां बनेगा ये? यूटेराइन कैविटी में। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन राइट। इस तरीके से आप इनको मैच करेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलें आगे। फिर आपका फेवरेट चैप्टर आ गया है। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब आपको इसमें से क्या पहचानना है? देखो, विच 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सही वाले 2 स्टेटमेंट निकालने इसमें से बाहर, गलत वाले 2 वहीं रखने हैं। शुरू करो, एक बार एक एक करके स्टेटमेंट समझना। जिफ्ट क्या फुल फॉर्म बताया? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। द जाइगोट ऑफ अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। 8 ब्लास्टोमियर्स के पहले उसको फेलोपियन ट्यूब में डालना, इसकी बात भी हो चुकी। ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल सही, ए सही है। ICSI, a sperm is directly injected into the fallopian tube. फुल फॉर्म याद करो, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओवम के साइटोप्लाज्म में सीधा दिया जाने वाला स्पर्म का इंजेक्शन फेलोपियन ट्यूब में देकर के क्या करेंगे? गलत, बी इज रॉन्ग। AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या करेगा? द सीमेन कलेक्टेड आइडर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइडर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूटेरस, बिल्कुल सही। और गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट। जाइगोट नहीं, गैमीट ट्रांसफर करने हैं। जाइगोट नहीं करना है, गैमीट ट्रांसफर करने हैं, क्योंकि गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या बताया? गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो A और C करेक्ट, B और D रॉन्ग। योर आंसर इज A and C, ऑप्शन C। योर आंसर इज C, ऑप्शन A and C आर राइट स्टेटमेंट्स। आगे चलें।
हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर हैप्लॉइड। अब इसके लिए भैया स्पर्मेटोजेनेसिस का बिल्कुल सीक्वेंस अच्छे से याद रहे तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर सकते हो। चलिए ढूंढते हैं। स्पर्मेटिड, स्पर्म बनने के ठीक पहले की सेल, और मियोसिस के बाद की सेल, मतलब ये हैप्लॉइड है। सेकेंडरी oocyte, मैच्यूरेशन फर्स्ट डिवीजन के बाद बनी हुई सेल, मतलब ये हैप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस में जाने वाली सेल, मतलब ये हैप्लॉइड नहीं है, मतलब ये हैप्लॉइड नहीं है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को इस लिस्ट से बाहर करो, बाकी के दोनों आ गए हैं। फिर उसके बाद ओवम हैप्लॉइड होता है, स्पर्म हैप्लॉइड होता है, ये दोनों आ गए। और ऊगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया ये डिप्लॉइड सेल्स हैं जो ग्रोथ फेज से पहले बनते हैं, तो ये भी डिप्लॉइड है, इन दोनों को भी बाहर करो। पोलर बॉडी मियोसिस से बनी हुई सेकंड डॉटर सेल है, तो ये भी हैप्लॉइड होगी। कितनी हैप्लॉइड सेल्स हुई इसमें, तो गिनो। स्पर्मेटिड, सेकेंडरी oocyte, ओवम, स्पर्म और पोलर बॉडी, कितनी हुई, 5। ऑप्शन डी 5 ये सही आंसर है, बाकी सबको जाने दो। 175 अगेन ए को पहचानने वाला क्वेश्चन है। ए इज सिंगल। अब इससे कोई क्लियर नहीं हो रहा है क्या पूछ रहा है। अगला क्लू पढ़ो। शेप ऑफ ए इज लाइक इन्वर्टेड पियर। इन्वर्टेड पियर सिंगल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में एक ही, यूटेरस। इन्वर्टेड पियर शेप का ह्यूमन बॉडी में एक ही ऑर्गन होता है, डेट इज यूटेरस। किसकी बात हो रही है, यूटेरस की। ए ओपन्स इनटू वेजाइना, कंफर्म हो गया। ए ओपन्स इनटू वेजाइना, कंफर्म हो गया कि ये यूटेरस की बात कर रही है। और द वॉल ऑफ द ए हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। यस, यूटेरस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। आई एम कंफर्म कि यहां जिसकी बात हो रही है वो ए ऑर्गन कौन है, यूटेरस। जिसकी बात हो रही है वो ऑर्गन यहां कौन है, यूटेरस। तो क्वेश्चन नंबर 175 आंसर बी, यूटेरस। अब यहां पर थोड़ा सा और एसोसिएशन स्किल लगेगा ब्रेन का। ये क्वेश्चन है 176। ये क्वेश्चन कहता है यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। अब जिसने इमरजेंसी ध्यान से नहीं पढ़ा हो सकता है वो गलत कर दे। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स वो होते हैं जो क्वाइटस के 72 आवर्स बाद तक कंसेप्शन प्रोवाइड कर दें उस फीमेल को। और रेप का विक्टिम हो सकता है वो अनविज्ड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, लेकिन यदि किसी से ऐसा हो गया है तो उस फीमेल को कंसेप्शन की तरफ, कंट्रासेप्शन की तरफ कैसे लाओगे। तो जो मेथड ऐसा कर सकती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। अब इसके क्या हैं, ए ऑप्शन आईयूडी, फुल फॉर्म बताएं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। कब लगती है, यूटेरस के नीचे, सर्विक्स के सर्वाइकल की कैनाल में। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये तो हार्मोनल कंट्रासेप्शन है जिसका हम हमेशा से यूज करते चले आ रहे हैं। सर्वाइकल कैप क्वाइटस के बाद आधे घंटे बाद किसी काम की नहीं, क्योंकि जिन स्पर्म्स को अंदर जाना था वो सब जा चुके, तो बैरियर मेथड यहाँ काम नहीं करेगा। ट्यूबेक्टोमी, उस बच्ची को परमानेंटली स्टरलाइज करना हो तो करो, तो ट्यूबेक्टोमी भी काम की नहीं और सर्वाइकल कैप भी काम की नहीं। कौन से दो मेथड काम के हैं, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन खिला देंगे और उसके बाद एक आईओडी लगा देंगे। 72 आवर्स के अंदर होना चाहिए भैया ये काम। 72 आवर्स के अंदर हो गया तो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्रिएट होंगे और ऐसी स्थिति में इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन सब खत्म हो जाएगा और ऐसा विक्टिम, ऐसा रेप का विक्टिम या ऐसा अनड्यू सेक्सुअल प्रैक्टिसेस का विक्टिम इससे बाहर आ जाएगा। सो दिस इज 176, आंसर ए एंड बी, ए एंड बी। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 177 फिर वही है, कितने ऑर्गन है ढूंढना है।
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन एब्डोमेन ऑफ एडल्ट मैन? एब्डोमेन मतलब पेट में कितने ऑर्गन हैं? स्क्रोटल कैविटी की बात नहीं कर रहा है वो, एब्डोमेन के ऑर्गन ढूंढने कितने? वासा एफरेंशिया टेस्टिस के साथ है, वासा एफरेंशिया टेस्टिस के साथ है, एब्डोमेन के बाहर है। रेटे टेस्टिस टेस्टिस के साथ है, एब्डोमेन के बाहर है। इपिडिडाइमिस टेस्टिस के साथ है, एब्डोमेन के बाहर है। पहले तीनों आउट। प्रोस्टेट ग्लैंड एब्डोमेन के अंदर है। सेमाइनल वेसाइकल एब्डोमेन के अंदर है। एम्पुल ऑफ वास डिफरेंस ये भी एब्डोमेन के अंदर है। तो 3 ऑर्गन अंदर 3 ऑर्गन बाहर, मतलब आंसर C3। आंसर C3। तो 177 आंसर C। 178 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कॉपर रिलीजिंग आयोडीज? गड़बड़ा गया मामला। आयोडीज का कंटेंट एनसीईआरटी में 4-5 लाइन में खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा याद दिला दूं। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस 3 तरह की होती है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। ये 3 तरह की होती है। तो अब इसमें से एक एक को हमको देखना पड़ेगा भाई। LNG-20 क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। LNG-20 क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। कॉपर रिलीजिंग नहीं है, आउट। कॉपर T, कॉपर 7 दोनों कॉपर रिलीजिंग है, उसके नाम ही बता रहा है, दोनों को चुनो। तो अभी तक 2 हुए। प्रोजेस्टेट, प्रोजेस्टेट अगेन प्रोजेस्टेरॉन से आया हुआ शब्द है, तो ये फिर हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है, ये लिस्ट से आउट। मल्टीलोड 375 ये सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉपर टी डिवाइस है। तो 3 कॉपर रिलीजिंग CUT 7, मल्टीलोड 375 और 2 हार्मोन रिलीजिंग LNG-20 प्रोजेस्टेट। तो 3 मतलब ऑप्शन C3 राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको ढूंढते बनना चाहिए। 179 पर आएंगे अब। अगेन आईओडीज का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर रिलीजिंग आईओडी एंड इट्स फंक्शन? अभी बताया मल्टीलोड 375। काम और ढूंढ लो। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, कॉपर इज स्पर्म मोटिलिटी इनहिबिटर। कॉपर स्पर्म की मोटिलिटी, उसकी चलने की एबिलिटी को रोक देता है और इस वजह से सर्विक्स के पार वो नहीं जा पाता है और मर जाता है। 24 आवर्स में स्पर्म मर जाता है, आप जानते हो। तो मल्टीलोड 375 सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सही। हमको कॉपर रिलीजिंग आईओडी मिल चुका है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन बाकी को भी तो करना पड़ेगा। तो प्रोजेस्टेट हार्मोन रिलीजिंग, LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग और लिप्स लूप नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड आईओडीज कैसे काम करते हैं? फेगोसाइटोसिस की रेट को बढ़ा के स्पर्म्स का। तो फीमेल के स्कैवेंजर सेल्स स्पर्म्स को फेगोसाइटोसिस से खाते जाते हैं और इस वजह से स्पर्म सर्विक्स के पार नहीं पहुंच सकते। तो नॉन मेडिकेटेड ऐसे काम करता है। और हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करके यूटेरस का एनवायरनमेंट गड़बड़ा देते हैं, तो इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन सब रुक जाता है। तो इस तरीके से इस पूरी लिस्ट में कॉपर रिलीजिंग आईओडी केवल एक है, मल्टीलोड 375। हेंस A is the right answer. A is the right answer. Now come to question number 180. The first sign of growing fetus may be noticed when? अब अगेन एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई अल्टरेशन, ज़्यादा किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको चारों ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, this begins after 5 months of gestation. Listening to the heart sound carefully through the stethoscope, ये पहला साइन है प्रेगनेंसी का, एनसीईआरटी की क्लियर कट लाइन है, पढ़ लो। और फॉर्मेशन ऑफ लिम्स, फॉर्मेशन ऑफ लिम्स होते हैं 2nd मंथ के अंदर।
तो द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस इज ऑप्शन सी, लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। अब आ जाइए 181 अगेन, an NCERT line to line question. Choose the correct option for filling up the blanks. The human male ejaculates about dash million sperms. कितने स्पर्म्स होते हैं इजेकुलेट में एनसीईआरटी के हिसाब से? 200 से 300 मिलियन। कितने स्पर्म्स होते हैं? 200 से 300 मिलियन। और उसमें 60% की मार्फोलॉजी नॉर्मल होनी चाहिए और 40% की ट्रांसमिशन स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, एक्टिव स्विमिंग होना चाहिए उनकी। तो ऐसे सीमेन को नॉर्मल माना जाता है। तो द ह्यूमन मेल इजेकुलेट अबाउट 2 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस, ऑफ विच द नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% sperms must have normal shape and size, and least 40% of them must show vigorous motility. एनसीईआरटी की लाइन है, अच्छे से पढ़ लो, सीमेन का जहां डिटेल दिया हुआ है वहां पर। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो 181 विल गो विथ ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद दिस फंक्शन? इनकरेक्टली पेयर, इस पर विशेष ध्यान रहे। करेक्ट इनकरेक्ट बिल्कुल अंडरलाइन करके चलना चाहिए पेपर से। करेक्ट इनकरेक्ट को अंडरलाइन करके ही चलना चाहिए। बताओ, बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रीट अल्कालाइन फ्लूइड टू डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा। सही है क्या? जिसने ये पकड़ लिया यूरेथ्रा, उसको राइट आंसर मिल गया। क्यों? जो काम काउपर ग्लैंड मेल में करती है, उसी काम को बार्थोलिन ग्लैंड को फीमेल में करना है। इसलिए दोनों का कॉमन नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। लेकिन फीमेल में चूंकि यूरेथ्रा से यूरिनोजेनाइटल सब्सटेंस आगे नहीं बढ़ते, फीमेल में यूरेथ्रा अलग और वेजाइना अलग होती है। इसलिए वेजाइना में एसिडिटी दूसरे कारण से भले ही कॉज हो जाए, यूरिन की वजह से कॉज नहीं होती। इसलिए बार्थोलिन को यूरेथ्रा में खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ खुलती है? बार्थोलिन ग्लैंड खुलती है वेजाइनल वेस्टिब्यूल में, लेबिया मेजोरा के अंदर जो कैविटी बनी हुई है, जिसमें यूरिनरी और वेजाइनरी ट्रैक की ओपनिंग है, उसमें ये खुलती है और उस ट्रैक को वेजाइना तक लुब्रिकेट करती है, एल्कालाइन बनाती है। तो यूरेथ्रा में नहीं खुलती, मतलब ये गलत, बाकी तीनों सही। इसलिए 182 यू विल गो विथ ऑप्शन डी। यू विल गो विथ ऑप्शन डी। अगला चलें। अब ये मैच द फॉलोइंग था। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद इससे पहले भी 2-3 सवालों में हो चुकी। सोचो, प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज सेम है, सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज सेम है, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज सेम है। तो प्रोलिफरेटिव फेज इज फॉलिकुलर फेज, ए का सेकंड। एक ही ऑप्शन में दिया है भाई, आगे नहीं जाना, सेफ साइड हो गए हो। आगे नहीं जाओगे तो टाइम सेव करोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन में मेरी ये सलाह रहती है कि जब हमारे मिनिमम रिक्वायर्ड ऑप्शंस मैच कर जाएं, तो आगे हम ये एज्यूम करके कि इसके आगे का सही है, लेकिन उसके लिए कंफर्म होना पड़ेगा। इसलिए एक बार क्रॉस चेक कर लो, है ना। क्रॉस चेक करके आगे बढ़ोगे तो जनरली इस प्रैक्टिस में आओगे धीरे धीरे कि आप बहुत आराम से जो रिक्वायर्ड ऑप्शंस हैं उसको ट्रेस करते हुए आंसर फाइंड अप कर लो। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पहुंच रहे हैं 184।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। अब इसमें से आपको इस लिस्ट में से वो मेथड निकालना है जिसमें सारी कोई हार्मोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है, सॉरी हार्मोन के रोल के साथ है। तो देखो, पिल्स हार्मोनल होती है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव हार्मोनल होता है, बैरियर मेथड हार्मोनल नहीं होती, गया ये ऑप्शन है। लैक्टेशनल एमेनोरिया प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड सिस्टम है पूरा का पूरा, तो ये हो सकता है। पिल्स हार्मोन बेस्ड है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव हार्मोन बेस्ड है, आंसर मिल चुका। लेकिन आगे कंफर्म करना पड़ेगा, इसमें भी वेरिएंट मेथड है, इसमें भी वेरिएंट मेथड है, और इसमें कॉपर टी है, आईओडी जो हार्मोन का यूज नहीं करी क्योंकि कॉपर टी लिखा हुआ है, आईओडी नहीं लिखा हुआ है, LNG-20 नहीं लिखा हुआ है, प्रोजेस्टेट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? बी। आंसर क्या हुआ? बी। बी वाली जो सारी मेथड्स हैं वो हार्मोन के इस्तेमाल से कंट्रासेप्शन प्रोड्यूस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 185, डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ विच हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट कौन करता है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ओव्यूलेशन कौन करता है ये तो आपको मालूम है। ओव्यूलेशन कॉज करने वाला हार्मोन है LH, और LH के सपोर्ट में थोड़ा सा हायर फैक्ट बता रहा हूं आपको, LH के सपोर्ट में है इनहिबिन। तो LH की वजह से ओव्यूलेशन हुआ है, और उसके आगे की जितने भी एक्टिविटीज हैं वो मोस्टली LH संभालने में थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहा है। तो 9 दिन तक तो कॉर्पस ल्यूटियम को एज कॉर्पस ल्यूटियम बना के रखा जाएगा, लेकिन 9th डे तक यदि प्रेगनेंसी के स्टिमुलेशंस नहीं लौटे ब्लड में, तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होने के लिए जो फैक्टर लगेगा LH के अमाउंट का बेस लाइन पर पहुंचना, LH के लेवल का बेस लाइन तक पहुंचना। तो 9 दिन रहने के बाद जब प्रेगनेंसी के कोई स्टिमुलेशन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो फिर LH का अमाउंट अपने बेस पे चला जाएगा, और LH का बेस पर जाता हुआ अमाउंट कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने का मैसेज देके जाएगा कि मैं तो जा रहा हूं, तू भी निकल ले। सो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा LH की वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। तो यह है क्वेश्चन नंबर 185। अब चलें क्वेश्चन नंबर 186। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट द स्टेम सेल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वोल एम्ब्रियो आर फ्रॉम। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत डिटेल में एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा है उन्हें ये पता है कि ट्रोफोब्लास्ट सेल केवल इम्प्लांटेशन के लेवल का ही काम करते हैं, एम्ब्रियो बनाने का काम ट्रोफोब्लास्ट का नहीं होता। सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिल्स ट्रोफोब्लास्ट खुद है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर का जो लेयर होता है वो कहलाता है इनर सेल मास, और इनर सेल मास को हमने अल्टरनेट में नाम क्या दिया था? एम्ब्रियोब्लास्ट। मतलब एम्ब्रियो की बॉडी कहाँ से बनने वाली है? इनर सेल मास से। तो एम्ब्रियो की बॉडी इनर सेल मास की बनेगी, इसलिए सी राइट आंसर है। ग्रेन्युलोसा सेल्स कहाँ होते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स ओवरी में फॉलिकल में होने वाले सेल्स हैं जो ओवरी के एंडोक्राइन फंक्शंस के लिए वहां बनाए जाते हैं। तो फॉलिकल सेल्स जो शुरू में बताया था आपको, वही आगे जाकर के ग्रेन्युलोसा सेल्स बनेंगे जब ओवरी में ओवम का प्रोडक्शन चल रहा है उस समय। तो ग्रेन्युलोसा सेल नहीं हो सकता, तो आंसर है सी, इनर सेल मास। इनर सेल मास 186 ऑप्शन सी। रिपीट क्वेश्चन है भाई, फैक्ट पहले पढ़ चुके हो, अब क्वेश्चन में फिर पूछा जा रहा है। इन ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 million sperms during coitus for normal fertility. How many sperms must be with the high mortality, high motility?
मतलब तेज चलने वाले कितने % स्पर्म होने चाहिए? अभी अपन ने किया इसको पहले क्वेश्चन में 40%. 40% sperms must be with high motility. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एनसीईआरटी लाइन, नो नीड ऑफ फर्दर एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 188. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. 4 में से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको पहचानना ये कौन सा है. चलो. Fertilization can only occur if sperms and ovum are transported simultaneously to the ampulla. एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है. अभी तक के डिस्कशन में आप 2-3 बार सुन चुके हैं यहां से. तो एम्पुला में स्पर्म और ओवम का साथ में पहुंचना फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करेगा. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फिर ऑल द कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. ह्यूमन के बारे में पूछा जा रहा सवाल है, इसलिए गलत है. यदि किसी ऐसे एनिमल के बारे में पूछा जाता है जिसमें ईस्ट्रस साइकिल चलती है तो उसके लिए सही था. लेकिन हम यहाँ तो ह्यूमन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन के बारे में सवाल ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है. तो बी इज रॉन्ग. आंसर मिल चुका, लेकिन फिर भी अगले कंफर्म करना बनता है. साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज. वेरी ट्रू. एंड एलएच सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल मतलब ओव्यूलेशन. तो एलएच ओव्यूलेशन कराता है, तो जग जाहिर बात है. सो इस तरीके से 188 में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ. बी ह्यूमन के लिए सही नहीं है. अगले क्वेश्चन में चले. क्वेश्चन नंबर 189. द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस ऑब्जर्व्ड बाय मदर इज कॉल्ड क्विकनिंग. इट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग. फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस अभी बताया तुमको, 5वें महीने में, 5th मंथ, है ना. तो 5th मंथ वाला ऑप्शन सही, बाकी गलत. क्वेश्चन नंबर 190. Pills are very effective with laser side effects and are well accepted by the females. They prevent contraception by following means. एनसीईआरटी की लाइन अब पढ़ लेना अच्छे से. They prevent by either inhibiting ovulation or inhibiting implantation or by altering quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperms. तीनों सही हैं, मतलब ऑप्शन डी सही है. ऑल ऑफ द अबव. सो 190 में हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन डी. हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस ऑफ ह्यूमन. क्वेश्चन नंबर 191. एनसीईआरटी की लाइन. ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपार्टमेंट्स बाय टेस्टिकुलर सेप्टा. The compartment formed by these septums are called testicular lobules. In each testis they are 250 in number, and each lobule there is 1, 2, 3 seminiferous tubules exist. पूरा सेंटेंस सुना दिया आपको. तो ऑप्शन नंबर ए 250 इज द राइट आंसर. 192 में चलेंगे. कंप्लीट द एनालॉजी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. अब एनालॉजी वाले क्वेश्चन को पढ़ना कैसे चाहिए देखो. जैसे ट्यूबेक्टोमी ओविडक्ट के लिए होती है, वैसे ही वासेक्टोमी किसके लिए होगी. इस तरीके से जिसने क्वेश्चन पढ़ा वो आंसर पा गया. जैसे ट्यूबेक्टोमी ओविडक्ट के लिए होती है, वासेक्टोमी वास डिफरेंस के लिए होती है. अब यहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग गड़बड़ाई है. वास डिफरेंस ऑप्शन नंबर बी है. वासा डिफरेंशिया क्योंकि वो प्लूरल है, बहुत सारी होती हैं, 20 से 25 होती हैं, लेकिन वास डिफरेंस सिंगल होती है ईच साइड, इसलिए सिंगुलर में क्या नाम लोगे? वास डिफरेंस. वास डिफरेंस. सो यू विल गो विथ ऑप्शन बी इन दिस क्वेश्चन. बाकी की तीनों सही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 193. हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस डज नॉट सप्रेस. अब देखो आईयूडी का क्वेश्चन फिर से आया है. इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म मोटिलिटी, इन तीनों को तो वो खराब करते ही हैं. क्या खराब नहीं कर सकते वो? स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस मेल बॉडी में हो रही है, फीमेल बॉडी में नहीं. आईयूडी कहाँ लगते हैं? फीमेल बॉडी में. राइट आंसर
स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट आंसर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड। अब इसमें से क्या ढूंढना है आपको चार ऑप्शन में से? नेचुरल कंट्रासेप्शन। नेचुरल कंट्रासेप्शन इज दैट इन विच बाय यूटिलाइजिंग ओनली द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजी the contraception is achieved. It does not use any kind of contraceptive compound, method, barrier, IUDs, etc. तो नेचुरल कंट्रासेप्टिव इन चारों में से कौन है? लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब फिर से पढ़ो, ऑड वन ढूंढना है, मतलब जो नेचुरल कंट्रासेप्टिव नहीं है उसको ढूंढना है। नेचुरल कंट्रासेप्टिव को मत ढूंढना, गलत कर दोगे। Coitus interruptus, periodic abstinence एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया, तीन कौन सी मेथड्स हैं नेचुरल कंट्रासेप्शन की? याद कर लो। जब मदर अपने बच्चे की फीडिंग कर रही होती है तो उसे कंसेप्शन नहीं होता, उसे प्रेगनेंसी नहीं होती, लैक्टेशनल एमेनोरिया। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हाई रिस्क जोन को क्वाइटस के लिए अवॉइड करना। और क्वाइटस इंटरप्टस, इजेकुलेशन से पहले वेजाइनल ल्यूमेन से पेनिस का विड्रॉ कर लेना, है ना। तो ये तीनों नेचुरल मेथड है, केवल ओरल पिल हार्मोन यूज करेगी और इसलिए ये नेचुरल कंट्रासेप्शन नहीं है। सो यू विल गो विद ऑप्शन बी इन दिस क्वेश्चन। 194 इज बी। 195, हार्मोन दैट आर सिक्रेटेड बाय द प्लाजेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। प्रेगनेंसी के समय प्लाजेंटा से निकलने वाले सारे हार्मोन के अलावा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लाजेंटा नहीं बनाती? टेस्टोस्टेरॉन मेल बॉडी में बनता है, बाकी के तीनों प्लाजेंटा को बनाना है। फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लाजेंटल लैक्टोजेन। तो ये तीनों हार्मोन ए, सी और डी ये प्लाजेंटा को बनाना है, पर टेस्टोस्टेरॉन के बनाने से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए राइट ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरॉन। राइट ऑप्शन इज बी, टेस्टोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 196, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, द फुल्ली developed fetus and placenta induce milk uterine contraction called fetal ejection reflex. NCERT की line true. During parturition, a complete neuroendocrine mechanism is induced by cortisol, estrogen and oxytocin. Very true. During ovulation, only one ovum is released per menstrual cycle. Very true. For human पूछ रहा है वो इसलिए। The presence of X or Y chromosome in the sperm determine the sex of the embryo. Very true. चारों ट्रू, कुछ में दिए हुए चारों ट्रू। बी, यू विल गो विद ऑप्शन बी, यू विल गो विद ऑप्शन बी, ऑल ट्रू। 197, इम्प्लांटेशन इज एम्बेडिंग ऑफ द व्हाट इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। एंडोमेट्रियम में आकर के कौन इम्प्लांट करता है? तो ब्लास्टोसिस्ट, अभी बताया आपको शुरू में। तो ये राइट आंसर है बी, ब्लास्टोसिस्ट। इसलिए आप ऑप्शन बी ब्लास्टोसिस्ट के साथ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 198, इन ह्यूमन फीमेल द करेक्ट रूट ऑफ पासेज ऑफ मिल्क इज। इसके लिए आपको मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम याद करना पड़ेगा, जिसको याद नहीं है वो याद कर ले। शुरुआत होती है मेमोरी एल्वियोलाई से, जहां मिल्क का सिंथेसिस होता है। शुरुआत होती है मेमोरी एल्वियोलाई से। तो मेमोरी एल्वियोलाई पहले नंबर पर ही है। यहाँ पे आंसर आपका आ चुका, लेकिन क्रॉस चेक करना बनता है भाई, रिस्क नहीं ले सकते हम। बहुत सारे मेमोरी एल्वियोलाई से निकलने वाली जो डक्ट है उसको हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब। तो एल्वियोलाई से निकली मेमोरी ट्यूब। मेमोरी ट्यूब बहुत सारे एल्वियोलाई से निकलने वाली जब इकट्ठी होगी तो वो बनाएंगे मेमोरी डक्ट। वो क्या बनाएंगे? मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी डक्ट एक रिजर्वायर बनाएगी बीच में जाते हुए, उसको क्या बोलेंगे? मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला, जहां जहां भी फूला है बायोलॉजी में वहां एम्पुला है, तो मैं कहता हूं एम्पुला है ना।
तो मेमोरी एम्फुला, और वहां से कहाँ जाएगी, लेक्टिफिस्फेरस डक्ट से निप्पल के सरफेस पर अपनी इंडिविजुअल ओपनिंग बनाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 199, अब मैच कॉलम 1 and 2 विथ रिस्पेक्ट टू एसटीडी है वो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। सिफिलिस कौन कॉज करता है, स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो एक का डी, एक का डी किसमें दिया है, 4 में। बच गया मेरा समय, ये आंसर है, बाकी के तीनों गलत हैं, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लूं। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिसिस, बी का 2, बी का 2, ठीक है। एक का 4, बी का 3, सॉरी 3। गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया, सी का 2, ये लो आ गया, और डी का 1, मेरा ऑप्शन आ गया। तो इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव डिवाइस। एनसीईआरटी का डायग्राम जिसको याद हो ये अच्छे से याद कर सकता है कि ये इम्प्लांट है, स्किन के नीचे लगने वाली डिवाइस, तो ये है इम्प्लांट, मतलब ऑप्शन सी। तो इन दिस क्वेश्चन यू विल गो विद ऑप्शन सी। तो बेटा ये आज के टेस्ट के सारे क्वेश्चंस और उनका डिटेल एनालिसिस, इसको अच्छे से तैयार करिए। जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको रिकैपिचुलेट करिए, उनको नहीं होने देने से रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं ये देख लें। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस डिस्कशन। थैंक यू।